गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास विषय का पाठ 6 स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ पढ़ने जा रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का युग किस तरह से शुरू हुआ, उसके पहले की स्थिति क्या थी हमारे देश की, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है और धीरे धीरे कैसे वह स्वतंत्रता आंदोलन में तब्दील हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ, पाठ 6। अंग्रेजी शिक्षा के भारतीय समाज जीवन पर मिले जुले परिणाम हुए। इसके पहले के पाठ में हमने देखा था कि किस तरह से विदेशी संस्कृति हमारे देश में आने लगी। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो था, वहाँ की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा को अंग्रेजों ने हमारे देश में लाया। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय लोग, जो भारतीय नव युवा है, अंग्रेज पूरी तरह से अकेले इतने बड़े देश पर शासन करने के लिए सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें क्लर्क की जरूरत थी, ऑफिसर्स की जरूरत थी, जो इस काम में उनका सहयोग कर सके, इस देश को चलाने में, भारत जैसे विशाल देश को चलाने में उनका सहयोग कर सके। इसलिए वहां की शिक्षा उन लोगों ने अपने देश में लाई। अंग्रेजी शिक्षा अपने देश में इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्हें क्लर्क चाहिए थे, उन्हें नौकरी करने वाले लोग चाहिए थे, उस तरह के युवा चाहिए थे जो इस देश को चलाने में उनका सहयोग कर सके। अब उसका परिणाम फिर क्या हुआ हमारे देश में, हमारे नव युवाओं पर। नव शिक्षित समाज ने जिस पुनर्जागरण का प्रारंभ किया, उससे राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण हुआ। भारत के अलग अलग प्रदेशों में चलने वाले आंदोलनों के कारण विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक संस्थाओं का एक सूत्रीकरण करने, राजनीतिक रूप से जागृत हुए विभिन्न दलों और लोगों को इकट्ठा करने और राष्ट्रीय हितों की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर राष्ट्रीय आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए संपूर्ण भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन खड़ा करने की आवश्यकता थी और उसके लिए अनुकूल स्थिति का निर्माण भी हुआ। अब अंग्रेजी जो शिक्षा थी, उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई, देश हित की भावना आई, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना आई। अब उसके लिए क्या, अलग अलग प्रांतों में भारत के अलग अलग राजनीतिक दल थे जो अपने हिसाब से लड़ रहे थे। अब वो इकट्ठा अगर होकर के लड़ते तो अंग्रेजों को भगाने में मदद मिलती। इसलिए उनको एक सूत्र में बांधने का जो काम था, वो अंग्रेजी शिक्षा या उनकी जो नीतियां थी, विदेश में किस तरह से, यूरोपीय देशों में किस तरह से आंदोलन हुए, उन सब चीजों की जानकारी हमारे नव युवाओं को, हमारे यहाँ के यंगस्टर्स जो भी थे, नौजवान लोग थे, उन्हें वो सब जानकारी होने लगी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों में जन जागृति का कार्य करके सभी को इकट्ठा करने का कार्य उन लोगों ने किया। अंग्रेजी शासन काल में प्रशासनिक केंद्रीकरण, अंग्रेजी प्रशासन के कारण भारत में सही अर्थ में एक छत्र शासन प्रारंभ हुआ। हम जानते हैं कि इसके पहले की जो स्थिति थी, हर एक प्रांत का अपना एक राजा हुआ करता था, सूबे में जमींदार या जो भी प्रथा थी उसके हिसाब से प्रशासन चलता था। अब अंग्रेज आने के बाद महत्वपूर्ण कार्य क्या किया उन लोगों ने, एक छत्र राज्य, पूरे देश पर एक छत्र राज्य, एक तरह का कानून, समान रूप से नीतियां बनी, विधि शासन के सम्मुख सभी एक समान जैसी बातों के कारण लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए और सेना की वेगवान गतिविधियों के लिए रेल सड़कों का जाल बिछाया, परंतु इन भौतिक सुविधाओं का लाभ भारतीयों को भी प्राप्त हुआ। भारत के अलग अलग प्रांतों के लोगों का पारस्परिक संबंध बढ़ा और उनके बीच संवाद में वृद्धि हुई, साथ ही राष्ट्र भावना बढ़ने लगी। अब अंग्रेजों ने प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से चल सके, सुचारू रूप से चल सके, इसलिए संचार माध्यम टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, इस तरह की चीजें, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे, उदाहरण के लिए रेलवे और फिर रोड, सड़क मार्ग बहुत अच्छे से विकसित किया, जिससे सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। संचार माध्यम तुरंत एक दूसरे की, अगर कहीं पर आंदोलन हो रहा है तो उसकी सूचना तुरंत मिल सके अंग्रेजों को, इसके लिए संचार माध्यम का भी विकास किया गया। किंतु इन सुविधाओं का लाभ हम भारतीयों को भी हुआ
और भारत के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले जो लोग थे उनके बीच पारस्परिक संबंध बढ़ा, उनके बीच संवाद बढ़ा, जिसके कारण लोगों में राष्ट्र भावना बढ़ने लगी, अपने देश के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। अब आर्थिक शोषण, भारत की संपत्ति का प्रवाह कई स्रोतों से इंग्लैंड की ओर बहने लगा। इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत का आर्थिक शोषण होने लगा। किसानों को बलपूर्वक नकदी अथवा व्यापारिक फसलें लेने के लिए बाध्य करना, लगान का बोझ, निरंतर आने वाला अकाल जैसे कारणों से भारतीय किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। पारंपरिक उद्योग धंधों का ह्रास होने से बेरोजगारी बढ़ गई। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था। मध्यम मध्य वर्ग पर नए नए कर लादे जा रहे थे। परिणाम स्वरूप लोगों के मन में असंतोष धधक रहा था। अब अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। लगान न देने पर अंग्रेज उन पर कई तरह के जुर्म ढाते थे। लगान भी उन्हें कैश में चाहिए था, नकदी के रूप में चाहिए था। इससे व्यापारिक फसलों पर बोझ बनने बढ़ने लगा। चावल दाल जैसे जो पारंपरिक खेती होती थी, उस खेती पर रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां आ गई। नील की खेती, इंडिगो की खेती, इस तरह से उनको बाध्य बलपूर्वक करना पड़ता था। और फिर उसके साथ ही बीच बीच में कभी अकाल पड़ गया या अतिवृष्टि हो गई, जिसके कारण किसान बेहाल हो चुका था, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी, जिसकी वजह से उनके रीढ़ की एक तरह से हड्डी टूट गई, बहुत ही कमजोर हो चुका था किसान वर्ग। और फिर पारंपरिक उद्योगों का भी ह्रास हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि बाहर से ज्यादातर ब्रिटिशर्स अपने यहाँ से जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे, सामान होते थे, वहां से लाते थे। तो हमारे देश के जो हाथ से बनी वस्तुएं होती थी, उसे यहाँ के लोग नहीं खरीदते थे, क्योंकि वे महंगी होती थी, उसमें श्रम ज्यादा लगता था। इस तरह से उद्योग धंधों का भी ह्रास हुआ, भारतीय उद्योग धंधे नष्ट होने लगे, पूंजीपतियों का साम्राज्य हो गया, श्रमिक वर्ग का एक तरह से शोषण हो रहा था, और मध्यम वर्ग पर नए नए कानून के तहत टैक्स लगाए जाने लगे, जिसके कारण गरीबी, बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ी। अब पश्चिमी शिक्षा क्या थी? पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के कारण न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये हम लोगों ने नागरिक शास्त्र में भी पढ़ा है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय, ये सब हमारे मूलभूत अधिकार है। लेकिन जो पश्चिमी शिक्षा थी, उसकी वजह से लोकतंत्र जैसी नई संकल्पनाओं में भारतीयों का परिचय हुआ। इसके पहले हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, एक तरह से राजाओं महाराजाओं का साम्राज्य चलता था। अब यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा लेने के बाद लोगों को पता चला कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। फिर यहाँ के युवाओं को, भारतीयों ने भी बुद्धिवादिता, विज्ञान निष्ठा, मानवता, राष्ट्रवाद जैसे मूल्यों को आत्मसात किया। फलतः हमारे देश का शासन चलाने में हम सक्षम हैं, तथा इन मूल्यों के आधार पर हमारे देश की उन्नति साध्य करनी चाहिए, यह भावना बलवती होने लगी। भाषाई विविधता से संपन्न ऐसे भारत को अंग्रेजी भाषा के कारण संपर्क का एक नया माध्यम मिला। हमारे देश में हजारों तरह की भाषाएं, बोली भाषा, अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे तो अलग अलग बोली भाषाएं। किंतु जब पश्चिमी शिक्षा आई, तो अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा मिली जो कॉमन थी हर एक स्टेट में, जिसमें नई शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी भाषा का अवलंबन किया गया था, जिसकी वजह से जो कनेक्ट होने का एक माध्यम अंग्रेजी भाषा बनी। इसकी वजह से हर एक प्रांत के लोग एक दूसरे से, जो पढ़े लिखे नौजवान थे, अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे से संपर्क में आए। यह पश्चिमी शिक्षा का एक अच्छा परिणाम हमारे देश के लोगों पर पड़ा। भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन, कोलकाता में अंग्रेजों ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कई भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ किया। संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध पांडुलिपियों की जांच पड़ताल कर उन पर शोध कार्य प्रकाशित किए गए। अब इतिहास, जो हमारा पुराना इतिहास था, उसके बारे में लोगों ने, जो भारतीय विद्वान थे, अध्ययन करना शुरू किया। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, और फिर संस्कृत, फारसी, इन सब भाषाओं का अध्ययन करना शुरू किया। डॉक्टर भाऊदाजी लाड, डॉक्टर राघव भंडारकर जैसे कुछ भारतीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। हमें प्राचीन और संपन्न विरासत प्राप्त है, इसका बोध होने से भारतीयों में अस्मिता जागृत हुई। पुणे में भांडारकर
प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर संस्था विगत 100 वर्षों से कार्यरत है। यह संस्था आज भी कार्यरत है, 100 वर्षों से अधिक हो गए। राघव भांडारकर जी के नाम पर उन्होंने संस्था बनाई थी, प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर। अब इसमें हम प्राचीन काल में कितने संपन्न थे, हमारी भाषा कितनी संपन्न थी, कितना आगे थे हम दुनिया से, इन सब चीजों का अध्ययन इन विद्वानों ने किया, जिससे लोगों में जन जागृति आ सके कि आज हम अंग्रेजों के किस तरह से गुलाम बन गए, इतना संपन्न भारत कैसे गुलामी की ओर बढ़ गया। समाचार पत्रों का कार्य। इसी समय अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। इन समाचार पत्रों द्वारा राजनीतिक सामाजिक जागृति होने लगी। दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत, बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचना होने लगी। उस समय संचार का सबसे अच्छा माध्यम, लोगों में जन जागृति का सबसे अच्छा माध्यम समाचार पत्र थे। यहाँ पर कुछ समाचार पत्र के नाम दिए गए: दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत, बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा। इन सब समाचार पत्रों से, जिस तरह से आज हम न्यूज चैनल्स देखते हैं, तो जो भी सरकार कुछ गलत करती है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। देश में कहाँ पर किस तरह की बातें हो रही है वो सब खबरें पढ़ते हैं। उसी तरह से ये समाचार पत्र लोगों में जन जागृति का काम करने लगे। सरकार की जो गलत नीतियां होती थी उसकी आलोचना करने का कार्य इन समाचार पत्रों के माध्यम से होने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न प्रांतों के 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, और उसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से 72 प्रतिनिधि आए हुए थे। कोलकाता के विख्यात वकील व्योमेश चंद्र बैनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इन सब ने मिलकर इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टोवियो ह्यूम, एओ ह्यूम भी कहते हैं इन्हें, वे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रसर थे। प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले। अंग्रेज सरकार सेना व्यय में कटौती करे, जैसी मांगों का निवेदन सरकार को दिया गया। अंग्रेज अधिकारी थे एलन ऑक्टोवियो ह्यूम, इन्होंने भी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में बहुत अहम योगदान रहा इनका। और बाद में प्रशासनिक व्यवस्था में अंग्रेजों के साथ साथ हम भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व मिले। अंग्रेज सरकार सेना पे सबसे अधिक व्यय कर रही है, उस पर कम से कम व्यय किया जाए, कम से कम खर्च किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन सरकार को राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सौंपा गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य क्या थे? भारत के विभिन्न भागों के लोगों को धर्म, वंश, जाति, भाषा, भौगोलिक प्रदेश आदि का भेदभाव भुलाकर एक मंच पर लाना सबसे मुख्य उद्देश्य था। कि सभी लोग जात, धर्म, वेश, भाषा, बाकी किसी जो भौगोलिक परिस्थितियां, उन सब चीजों को, भेदभाव को भुला करके एक मंच पर आए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करें। एक दूसरे की समस्याओं को समझ बूझकर उन पर विचार विमर्श करना, लोगों में एकता की भावना में वृद्धि लाना, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना आदि राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे। राष्ट्र हित में काम करना, राष्ट्र की उन्नति में काम करना, लोगों में देश भावना, एकता की भावना लाना, सब जात धर्म सब चीजों को भूल करके इकट्ठा होकर के इस देश के हित में, जो भी राष्ट्र हित में कार्य है उसे करना, यह मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कांग्रेस का था। अब नरम दल का कालखंड क्या है? 1885 ईस्वी से लेके 1905 ईस्वी तक। राष्ट्रीय सभा की स्थापना के पश्चात प्रारंभ के दशक में इसका कार्य धीमी गति से परंतु निरंतरता के साथ चलता रहा। राष्ट्रीय सभा की स्थापना हुई, अब उसके साथ शुरुआत का जो दशक था, 10 साल था, उसमें कार्य चलता रहा, लेकिन थोड़ी सी गति धीमी थी, किंतु कंटिन्यू था, निरंतरता थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता यथार्थवादी और उच्च शिक्षित थे। उनका मानना था कि संगठन का निर्माण सुदृढ़ नींव पर होना चाहिए। उन पर पश्चिमी बुद्धिजीवियों के उदार मतवादी सिद्धांतों का तथा स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे मूल्यों का प्रभाव था। उन्हें विधि अथवा कानून के मार्ग पर चलने में विश्वास था। वे आशा करते थे कि कानून अथवा विधि के मार्ग पर चलकर मांगे रखने से अंग्रेज हमारी मांगों के साथ न्याय करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी नरम दल के नेता थे।
अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसमें बहुत ही यथार्थवादी और उच्च शिक्षित लोग थे। उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लोग नरम दल के नेता थे, जिनकी सोच थी कि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जैसे जो मूल्यों का प्रभाव उन पर था। उन्हें लगता था कि अगर हम लोग कानून के माध्यम से, नियम से चल करके अंग्रेजों से के सामने अपनी मांगों को रखेंगे तो अंग्रेज उसे मान लेंगे, और इस तरह से सरलता के साथ हमें आजादी मिल जाएगी। और उन्हीं के से अलग हटकर सोचने वाले भी कुछ लोग थे। प्रांतीय विधिमंडल में जनप्रतिनिधि हो, शिक्षित भारतीयों को नौकरियां मिले, बढ़ते सैनिकी व्यय में कटौती हो, लोगों के कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके, इसके लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाए, जैसे विभिन्न प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अधिवेशन में रखे। राष्ट्रीय आंदोलन में फूट डालने के लिए आगे चलकर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अवलंब किया। अब यहाँ पर जो नरम दल के नेता थे, उन लोगों ने कई मांगे अंग्रेजों के सामने रखी थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य अलग हो, कार्यपालिका जो सुचारू रूप से कार्यभार चलाए, और न्यायपालिका जो किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन होने पर उसके लिए उसके खिलाफ वह अपना जजमेंट दे सके, न्याय दे सके। अब अंग्रेजों ने क्या किया फिर, इस आंदोलन में फूट डालने के लिए फूट डालो और राज करो जैसी नीति का अवलंब किया। अब गरम दल का कालखंड 1905 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, भारत के सभी नेता जो राजनीतिक दृष्टि से जागरूक थे, जाति, धर्म, भाषा और प्रांत को परे रखकर राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर इकट्ठे आ रहे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस को उद्देश्यों और कानूनी ढंग से आंदोलन आगे ले जाने पर उनमें एक मत था। फिर भी इन नेताओं के बीच आंदोलन की कार्य पद्धति को लेकर मतभेद थे। ये मतभेद सैद्धांतिक स्वरूप के थे। राजनीतिक आंदोलन में उत्पन्न हुए इन मतभेदों के आधार पर दो प्रमुख राजनीतिक दल बन गए। एक था शांतिपूर्वक और कानूनी मार्ग का अनुसरण करने वाले नेता धर्मपत्नी माने गए, और स्वतंत्रता के लिए प्रखर संघर्ष करना चाहिए यह मानने वाले धर्मपंथी नेता कहलाए। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा, पहले नरम दल के नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे, उनकी सोच थी कि अंग्रेजों के सामने हम लोग अपने अपील करें, अपने नियमों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग रखें, नियम से मांग रखें, वो उस चीज को आसानी से मान लेंगे, ऐसा उनका सोचना था। किंतु गरम दल के नेता थे, सभी लोग इकट्ठे ही लड़ रहे थे, किंतु उनमें थोड़ा सा हटकर सोचने वाले लोग थे, उनके कार्य करने की जो पद्धति थी थोड़ी सी अलग थी। अब उनमें ऐसा था कि प्रखर रूप से अपनी बात को रखा जाए, और नरम दल के जो नेता थे, उनका विचार ऐसा था कि शांतिपूर्वक तरीके से कानूनी मार्ग का अनुसरण करके अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखी जाए। इस तरह से दो दल हुए, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। और प्रखर संघर्ष के लिए जो सोच रहे थे, यह मानने वाले धर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल धर्मपंथी नेता माने गए। धर्मपंथी अर्थात थोड़ा सा प्रखर रूप से, फोर्स के साथ अंग्रेजों के सामने कि ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना ही चाहिए, इस तरह से प्रखरवादी विचारधारा के लोग लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ने लाल बाल पाल भी कहते, लाला लाजपत राय लाल, बाल गंगाधर तिलक बाल, और बिपिन चंद्र पाल पाल, लाल बाल पाल, ऐसे नेता थे जो गर्मपंथी नेता माने गए। प्रारंभिक समय में गर्मपंथी नेताओं ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्रों, राष्ट्रीय पर्वों और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे मार्गों का अवलंब किया। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों द्वारा सरकार की कटु आलोचना की। ये दो पत्र लोकमान्य तिलक ने शुरू किए थे, केसरी और मराठा, जिसमें उन्होंने इसके माध्यम से सरकार की बहुत ही कठोर आलोचना की। बंगाल प्रांत में अमृत बाजार पत्रिका गर्मपंथी विचारों की मुखपत्र थी। पारस्परिक मतभेद भुलाकर लोग इकट्ठे आए, उनके बीच विचारों का आदान प्रदान हो तथा राष्ट्र पुरुषों के कार्यों द्वारा साधारण लोगों को प्रेरणा मिले, उस इस उद्देश्य को लेकर लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती तथा गणेश उत्सव पर्वों का आयोजन कराया। उनका विचार था कि यदि राजनीतिक उद्देश्य को लेकर लोग इकट्ठे आए तो सरकार उन पर प्रतिबंध लगाएगी, परंतु धार्मिक उद्देश्य को लेकर लोग इकट्ठे आए तो सरकार उन पर प्रतिबंध लगा नहीं पाएगी। अब तिलक जी ने सबसे पहले गणेश उत्सव की शुरुआत की, शिव जयंती मनाने का
शुरुआत की, उसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था कि अगर सिर्फ राजनीतिक आंदोलन के लिए हम सब इकट्ठा आए तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा देगी, हमें आंदोलन करने का मौका नहीं मिलेगा, या इकट्ठा होकर के कोई कार्य करने का, सरकार के विरोध में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए धार्मिक कार्य उन्होंने शुरू किया, जिससे धार्मिक उद्देश्य को लेकर के जब लोग इकट्ठा होंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, और सभी लोग इकट्ठे होकर के जो भी पॉलिसी अपनानी है, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ करना है, तो उस गणेशोत्सव के माध्यम से, शिव जयंती के माध्यम से सभी इकट्ठा होकर के नियोजित सुनियोजित तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। तिलक ने मंडाले के कारागृह में गीता रहस्य ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का सार तत्व कर्म योग है, और लोग भी कर्मशील बने रहे, इस पर उन्होंने बल दिया। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम, आस्था रखने वाली पीढ़ी का निर्माण हो, इसलिए नरमपंथी नेताओं ने शिक्षा संस्थान स्थापित किए। धर्मपंथी नेताओं का मानना था कि यदि लाखों करोड़ों लोग स्वतंत्रता युद्ध में सम्मिलित होकर सरकार को चुनौती देकर संघर्ष करते हैं, तभी सफलता मिलेगी। आंदोलन को अधिक से अधिक प्रखर बनाना चाहिए, इस पर सभी का एक मत था। अब धर्मपंथी नेताओं का ये सोचना था। गीता रहस्य जैसे ग्रंथ का लेखन लोकमान्य तिलक जी ने मंडाले कारागृह में, कारागृह एक जेल के नाम है मंडाले, उस जगह पर जब वो जेल में थे तब उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि कर्मशील बनना है, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, जिससे लोगों में जागरूकता आ सके। फिर धर्मपंथी नेताओं ने माना कि अगर लाखों करोड़ों लोग स्वतंत्रता युद्ध में सभी लोग मिलजुल करके सहभागी होंगे तो इस आंदोलन को और अधिक प्रखर बनाया जा सकता है, और इस पर सभी लोग एक मत थे। इस तरह से अंग्रेजों को चुनौती देने का एक कार्य लोकमान्य तिलक ने इस तरीके से किया कि सभी को इकट्ठे आकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए। परंतु उन्होंने आग्रह पूर्वक प्रतिपादित किया कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह की भूमिका न लेते हुए व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। नरमपंथी नेताओं ने आंदोलन की नींव रखी, और गरमपंथी नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब इस आंदोलन की नींव नरमपंथी, दोनों ही दल कांग्रेस में ये, नरमपंथी दल भी और गरमपंथी दल भी, सिर्फ थोड़ी सी विचारधारा दोनों की अलग अलग थी, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही था। अब उसकी नींव नरमपंथी दलों ने रखी, तो गरमपंथी दल ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग की महामारी ने हाहाकार मचाया था। सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए रैंड नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। प्लेग के रोगी को खोज निकालने के लिए तलाशी लेने का अभियान प्रारंभ किया गया। लोगों पर अन्याय अत्याचार किए गए। इसका प्रतिशोध करने के लिए चाफेकर भाइयों ने उसकी हत्या की। अब रैंड एक अधिकारी था अंग्रेजों का, जो पुणे में प्लेग की महामारी फैली थी, सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए रैंड की नियुक्ति हुई थी, किंतु वह बड़े बर्बर तरीके से लोगों के साथ पेश आ रहा था, बड़ी कठोरता के साथ तलाशी अभियान में पेश आ रहा था, वह लोगों के साथ अत्याचार अन्याय कर रहा था। अब इस प्रतिशोध को लेने के लिए, बदला लेने की भावना से चाफेकर भाइयों ने उसकी हत्या कर दी। सरकार ने तिलक के साथ इस षड्यंत्र का संबंध जोड़ने का जी तोड़ प्रयास किया, परंतु इसमें सफल न होने पर भी सरकार ने बदले की भावना से लोकमान्य तिलक को कारावास में बंद कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें लोकमान्य तिलक का भी संबंध जोड़ करके कोई और कारण नहीं मिला, तो इस षड्यंत्र से लोकमान्य तिलक जी का नाम जोड़ करके सरकार ने बदले की भावना से लोकमान्य तिलक को कारावास में डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब बंगाल का विभाजन, हिंदू मुस्लिम समाज में फूट का बीज बोकर फूट डालो और राज करो नीति का अवलंब करना अंग्रेजों ने निश्चय किया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने आग में घी का काम किया। बंगाल एक विशाल प्रांत था। इस प्रांत का शासन चलाना प्रशासकीय दृष्टि से कठिन होने का कारण बताकर लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इस विभाजन के अनुसार मुस्लिम बहुल संख्यकों का पूर्व बंगाल तथा हिंदू बहुल संख्यकों का पश्चिम बंगाल बनाया गया। विभाजन के कारण हिंदू मुस्लिमों में फूट उत्पन्न कर स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल करना यह छद्म उद्देश्य था। अंग्रेजों ने फूट डालना शुरू किया, फूट डालो और राज करो की नीति हमेशा ही अपनाई, यहाँ पर भी उन लोगों ने अपनाया। बंगाल काफी विशाल प्रांत था। अब
प्रशासकीय दृष्टि से वहां पर कार चलाना कठिन है। यह कारण बता करके लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल को दो अलग अलग विभागों रूप से विभाजित किया। एक जो पूर्वी बंगाल था, वहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे, और पश्चिमी पूर्वी मुस्लिम बहुसंख्यक थे पूर्व बंगाल में, और पश्चिम में हिंदू बहुल क्षेत्र था। इस तरह से दो प्रांतों में, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और पूर्व बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। इस तरह से धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का काम करने की नीति से अंग्रेजों ने बंगाल के दो भाग कर दिया। अब बंग भंग आंदोलन क्या है? केवल बंगाल में ही नहीं, अपितु संपूर्ण भारत में विभाजन के विरोध में जनमत जागृत हुआ। 16 अक्टूबर यह विभाजन का दिन राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर के दिन इसे एक राष्ट्रीय शोक, बंगाल का जो विभाजन किया गया, इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुए। 16 अक्टूबर को इसे एक राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया गया। संपूर्ण हम्म, संपूर्ण भारत में निषेध सभाओं द्वारा सरकार की निंदा और भर्त्सना की गई। सभी स्थानों पर वंदे मातरम गीत गाया जाने लगा। एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन का उपक्रम आयोजित किया गया। सरकारी महाविद्यालयों विद्यालयों महाविद्यालयों का बहिष्कार कर बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि ने किया। बंग भंग आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दायरा और फैल गया। अब यह एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। असंतोष की प्रखरता देखकर 1911 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि बंग भंग जो विभाजन था, उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ। अनेक निषेध सभाओं का आयोजन किया गया। 16 अक्टूबर को निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। कई स्थानों पर वंदे मातरम गीत गाया जाने लगा। इसमें ठाकुर रविन्द्रनाथ जी, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लोगों ने इस आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। उसके बाद फिर इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दायरा था, वह भारत में काफी फैल गया, जिसके कारण एक तरह से अंग्रेजों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा, दबाव होने लगा। इस आंदोलन की प्रखरता को देखते हुए 1911 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस की चतुसूत्री। 1905 ईस्वी की राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष नामदार गोखले थे। उन्होंने बंग भंग आंदोलन को समर्थन दिया था। 1906 ईस्वी में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार स्वराज्य शब्द का पहली बार उच्चारण किया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में संदेश दिया कि एकजुट रहो, जी जान से प्रयास करो और स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त करो, जिससे आज जो लाखों करोड़ों भाई निर्धनता, भुखमरी और रोगों के शिकार हो रहे हैं, उन्हें बचाया जा सकता है, और विकसित राष्ट्रों में भारत को जो सम्मान का स्थान प्राप्त था, वह पुनः प्राप्त होगा। दादा भाई नौरोजी ने अपने वक्तव्य में सबसे पहली बार स्वराज्य शब्द का उच्चारण किया, और उसके बाद लोगों को एकजुट रह करके जी जान से फिर से पूरी तरह से प्रयास करके स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण जो भारत देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, जो रोगों के शिकार हो रहे हैं, उससे बचाया बचाया जा सके लोगों को, और फिर से भारत की जो पुरानी सत्ता थी पूरे विश्व में, उसे फिर से स्थापित की जा सके और भारत भी विकसित राष्ट्रों में आ सके। ऐसा प्रयास लोगों को करना चाहिए। इस तरह से दादा भाई नौरोजी ने सभी को प्रेरित किया। इसी अधिवेशन में स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार की चतुसूत्री को राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक मत से स्वीकारा। अब चतुसूत्री कार्यक्रम क्या है? सबसे पहला स्वराज्य, स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे हम, राष्ट्रीय शिक्षा, जो भारतीय शिक्षा है उसको हम ग्रहण करेंगे, और बहिष्कार, जो विदेशी माल है उसका हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। ऐसा चतुसूत्री कार्यक्रम दादा भाई नौरोजी ने हमारे देश के लोगों को दिया। स्वदेशी आंदोलन के कारण हम स्वयं पूर्ण और आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वदेशी के मार्ग पर चलने के लिए हमारे देश की पूंजी, संसाधन, मनुष्य श्रम और अन्य सभी साधनों को हमें एकत्रित करना होगा।
और इसी के द्वारा हम देश का कल्याण साध सकते हैं। विदेशी वस्तुओं और माल पर बहिष्कार डालना पहली सीढ़ी है, तो विदेशी शासन का बहिष्कार करना अगली सीढ़ी होगी। इन नेताओं का मानना था कि बहिष्कार के कारण ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ पर भी आघात किया जा सकता है। अब जो ब्रिटिश सामान है, उन सब चीजों का अगर हम लोग बहिष्कार करेंगे तो उनकी आर्थिक आर्थिक जो रीढ़ है वो पूरी तरह से टूट जाएगी, जिसके कारण अंग्रेज कमजोर पड़ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम विदेशी शासन का भी बहिष्कार करेंगे। सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, वहां का मार्केट पूरी तरह से हम खत्म करें, उनका जो बाजार है जो हमारे यहाँ से फायदा लेकर के जाते हैं उसे हम बंद करें, जिसके कारण अंग्रेज कमजोर पड़ जाएंगे। इस तरह की नीति दादा भाई नौरोजी ने लोगों को बताई। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की। लोगों में देशभक्ति की भावना का निर्माण कर स्वार्थ त्याग की सीख देना, धर्मों एवं जातियों के बीच विरोध को नष्ट करना और सामाजिक सौहार्द निर्माण करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आदि भारत सेवक समाज का मुख्य उद्देश्य था। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। लोगों में देशभक्ति की भावना, अपना स्वार्थ त्याग करके देश हित में कार्य करना, सभी जाति धर्मों को भूल करके, विरोध को नष्ट करके, सामाजिक सौहार्द का निर्माण करके, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यह भारत सेवक समाज का मुख्य उद्देश्य था।